गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 11th क्लास आरबीएससी के लिए अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में डिस्कस किया था। यानी किसी भी वस्तु के ऊपर जब वो गतिशील अवस्था में होती है तो उसके ऊपर लगने वाला जो त्वरण है उसके बारे में हम बात की थी। देखिएगा आज का जो टॉपिक है हम घर्षण से संबंधित बात कर रहे हैं, ठीक है। तो घर्षण के बारे में हम थोड़ा पढ़ चुके हैं कि घर्षण क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण बल। देखिएगा घर्षण बल यानी जो घर्षण है वो भी क्या होता है, एक ही प्रकार का बल होता है। जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो तनाव होता है यानी टेंशन होता है वो भी क्या होता है, एक तरह का बल होता है, ठीक है। तो घर्षण बल के बारे में बात करें तो जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो उसकी गतिशील अवस्था का विरोध सतह द्वारा किया जाता है। अतः गतिशील अवस्था का विरोधात्मक बल घर्षण बल कहलाता है। यानी अगर कोई भी वस्तु गतिशील है तो एक प्रकार का जो बल है जो उसकी गतिशील अवस्था का विरोध करे उसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। जैसे कि ये मानते एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, ये सतह पर रखी हुई है, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसके ऊपर एक बल लगाया F या हम इसको P मान लेते हैं, एक P बल से हमने इधर की तरफ एक बल लगाया है तो हम देखते हैं कि इस वस्तु की जो निचली सतह है जिसके द्वारा ये वस्तु सतह के ऊपर जुड़ी हुई है, तो यहाँ से एक बल एक्टिव होता है, उस बल को क्या बोलते हैं, हमें घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है ना। घर्षण बल हमेशा ये वाला फोर्स कौन सा हो गया, यानी आरोपित बल, और ये कौन सा हो गया, घर्षण बल। तो घर्षण बल हमेशा आरोपित बल के विपरीत दिशा में लगता है और ये घर्षण बल है, ये किसका विरोध करता है, ये गति का विरोध करता है, ठीक है बच्चों। तो घर्षण बल किसका विरोध करता है, गति का। अगर हम मात्रक की बात करें तो घर्षण बल हो गया, उसका मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन होता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है, बल है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन। अब देखिएगा जो घर्षण बल उत्पन्न होता है, घर्षण बल के उत्पन्न होने के कारण यानी जो घर्षण बल है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है। देखिएगा जैसे इस सतह पर दूसरी वस्तु रखी जाती है तो ये वाली सतह भी किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती है, तो इसके छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं। यानी प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं, ठीक है। और ये पदार्थ भी क्या होती है, एक छोटे छोटे अणुओं से मिलके बनी होती है। अब इस पदार्थ के अणुओं और इस पदार्थ के अणुओं के बीच में एक बल लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आणविक बल बोलते हैं।
आणविक बल। तो बच्चों किसी भी वस्तु की सतह पर अगर दूसरी वस्तु रखी जाती है तो दोनों वस्तुओं की जो सतह जो आपस में क्या है जुड़ी हुई है उनके बीच में एक बल लगता है, उस बल को हम क्या बोलते हैं? आणविक बल बोलते हैं। अतः घर्षण बल का कारण वस्तुओं के मध्य लगने वाला आणविक बल होता है। आणविक बल होता है, ठीक है। तो हमेशा वस्तुओं के बीच जो घर्षण बल लगता है उसका कारण कौन सा बल होता है? आणविक बल। क्लियर? अब बच्चों देखिएगा, हम बात करते हैं कि जो घर्षण है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। यानी घर्षण बल के प्रकार के बारे में बात करते हैं। घर्षण बल के प्रकार। तो घर्षण बल है वो दो तरह का होता है। घर्षण बल दो तरह का होता है। ठीक है, पहला कौन सा? आंतरिक घर्षण बल। आंतरिक घर्षण बल यानी आंतरिक घर्षण बल क्या होता है? वह बल यानी वह घर्षण बल जो द्रवों या गैसों की सतहों के मध्य लगता है। उसे आणविक बल कहते हैं, उसे आंतरिक बल कहते हैं। तो आंतरिक घर्षण बल है वो क्या होता है? हमेशा किसी भी गैस के ऊपर लगेगा या फिर वो द्रवों के ऊपर लगेगा। यानी किसी गैस या द्रवों की सतहों के मध्य जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें सेकंड, बाह्य घर्षण बल। बच्चों बाह्य घर्षण बल है उसके बारे में बात करें तो बाह्य घर्षण बल क्या होता है? यह बल हमेशा ठोसों के सतहों के मध्य लगता है। ध्यान रखना, हमेशा बाह्य घर्षण बल किसके बीच लगता है? जो ठोस वस्तुएं होती है उनकी सतहों के बल। ठीक है, अब अगर हम बाह्य घर्षण बल के बारे में बात करें तो इसके भी तीन प्रकार होते हैं। यह तीन प्रकार का होता है। तो जो बाह्य घर्षण बल है वो बच्चों तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला अगर हम बात करें जिसको हम क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? देखिएगा, अगर ये वस्तु कोई इस सतह पर रखी हुई है, ठीक है, आपने जैसे ही इसके ऊपर एक बल लगाया P, तो इस P बल की वजह से क्या होता है? ये वस्तु दोनों सतहों के जहाँ पर जुड़ती है वहाँ पर एक घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप P का मान बढ़ाएंगे तो जो घर्षण बल है वो भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, यानी जब तक ये वस्तु गतिशील अवस्था में नहीं आए तब तक उसका P और Fs यानी घर्षण बल और आरोपित बल वो एक दूसरे के क्या होते हैं?
समानुपाती होते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण, ठीक है ना। यानी यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह घर्षण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, घर्षण। अतः विराम अवस्था के लिए, ध्यान रखना, विराम अवस्था के लिए आरोपित बल, विराम अवस्था के लिए आरोपित बल घर्षण बल के समानुपाती होता है। यानी जो P है वो किसके समानुपाती होता है, Fs। अतः स्थैतिक घर्षण के केस में वस्तु में वेग उत्पन्न नहीं होता। यानी स्थैतिक घर्षण के दौरान वस्तु के अंदर वेग उत्पन्न नहीं होता है। अब देखिएगा, सेकंड हम बात करते हैं जिसको बोलेंगे सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण यानी सीमांत घर्षण क्या होता है कि स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जब तक वस्तु गति नहीं करती है उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। यानी देखिएगा कि ये कोई वस्तु है, ये किसी सतह पर रखी हुई है। मान लेते कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इन दोनों सतह के बीच लग रहा है, ये है 15 न्यूटन का। कितना है, 15 न्यूटन का। आपने इधर एक बल लगाया 10 न्यूटन, तो ये वस्तु गतिशील अवस्था में नहीं होगी, क्योंकि इसका जो सीमांत घर्षण है बल है वो कितना है, 15 न्यूटन। आपने इधर 12 न्यूटन का लगा दिया, 10 को हटा के, तो फिर भी ये गतिशील अवस्था में नहीं होगी। आपने 12 को हटा के और 15 लगा दिया, तब भी ये गतिशील अवस्था में नहीं होगी। लेकिन ये जो 15 है ये क्या हो गया, एक सीमांत घर्षण हो गया। यानी वस्तु स्थिर अवस्था में है, लेकिन अब अगर 15 से हम ज़्यादा बल लगाएंगे, चाहे वो 16 ही हो, 16 न्यूटन लगाते ही क्या होगा, वो गतिशील अवस्था में आ जाएगी। यानी सीमांत घर्षण का मतलब क्या होता है कि स्थैतिक घर्षण की वह अधिकतम मान जहाँ तक वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बोलते हैं। तीसरा अगर हम बात करें सीमांत घर्षण के अलावा, वो कौन सा होता है जिसको हम बोलते हैं गतिक घर्षण। गतिक घर्षण यानी काइनेमेटिक्स मोशन। अब गतिक घर्षण का मीन्स क्या हो गया कि यदि आरोपित बल सीमांत बल से अधिक होता है तो वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है।
अर्थात वस्तु में वेग उत्पन्न हो जाता है। इस दशा में वस्तु का बल गतिक घर्षण कहलाता है। तो गतिक घर्षण कब होता है? जब वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, गतिक घर्षण के बारे में बात करें तो गतिक घर्षण भी दो तरह का होता है। एक क्या होता है कि सर्पी घर्षण, ठीक है ना, सर्पी घर्षण, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग मोशन। सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग मोशन क्या होता है कि अगर कोई भी वस्तु, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर कोई वस्तु है, ये इसके ऊपर स्लिप होके आ रही है, यानी सर्पी घर्षण मतलब यानी स्लिप होके, स्लाइड होके आ रही है। एक तरह से देखो, ये पेन है, अगर ये ढलान वाली वस्तु पे इस तरह से आ रहा है, दूसरा क्या हो सकता है, वो इस तरह से लुढ़कते हुए आ सकता है। ठीक है ना, तो लुढ़कते हुए ना आके क्या हो, घिसलते हुए आता है, फिसलते हुए बोल लेते हैं हम उसको। अगर फिसलते हुए आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण। यानी जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो वह सर्पी घर्षण कहलाता है। ठीक है, तो सर्पी घर्षण समझ गए कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है यानी स्लाइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण। दूसरा इसके अंदर जिसको हम बोलेंगे दोलन यानी लुढ़कन या लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण यानी रोलिंग। लोटनी घर्षण क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर लुढ़कती है तो उसे लोटनी घर्षण कहते हैं। लुढ़कती है तो उसको क्या बोलते हैं? लोटनी घर्षण। ठीक है ना, जैसे कि ये इस कागज पे अगर इस पेन की गति देखिए, अगर ये इस तरह से लुढ़क रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लोटनी घर्षण। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा था घर्षण के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं, घर्षण के नियम। यानी जो जब दो वस्तुओं के मध्य घर्षण लगता है तो वो कैसे एप्लीकेबल होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका घर्षण के नियम। देखो, घर्षण के नियम का मतलब क्या हो गया कि पहला नियम बात करें, ठीक है ना, तो घर्षण बल हमेशा आरोपित बल के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है ना, तो हमेशा जो घर्षण बल है वो आरोपित वस्तु के हमेशा क्या होता है? विपरीत दिशा में। ठीक है ना। सेकंड नियम क्या है? स्थैतिक घर्षण के लिए आरोपित बल व घर्षण बल एक दूसरे के समानुपाती होते हैं।
यानी जो एफ एस है वो किसके समानुपाती होता है, आर के। क्लियर। तीसरा अगर बात करें कि जो घर्षण बल है उसका नियम क्या है कि घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये तीसरा नियम हो गया कि घर्षण बल है वो किस पर निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पर। तो बच्चों लास्ट अगर हम बात करें कि जो लास्ट है, ठीक है ना, तो उसके बारे में बात करें कि यदि अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये क्या होता है अभी बताएंगे। अभिलंब प्रतिक्रिया बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो घर्षण बल का मान क्षेत्रफल व वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता। क्लियर। यानी अभिलंब बल क्या होता है, जैसे एक वस्तु रखी हुई है तो एक बल है वो इसका जिसको हम वेट बोलते हैं mg, वो नीचे क्यों लगेगा, तो इसके न्यूटन का नियम क्या कहता है, थर्ड कृति प्रतिक्रिया का नियम, यानी इसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसको हम क्या बोलेंगे r, तो इसको क्या बोलते हैं हमें अभिलंब बल। क्लियर। तो बच्चों ये थे घर्षण के नियम और घर्षण के प्रकार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। साथ साथ नोट करना इनको।